हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी गाइड बाय रुखसार। आज मैं आप सभी को इग्नू एमएचडी 3 की अम्मा कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि लिखी गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। ये कहानी अम्मा की है, आप कह सकते हैं, लेकिन किसी एक अम्मा की नहीं। ना जाने कितनी अम्मा सुबह सवेरे हाथ में झाड़ू कनस्तर थामे गली मोहल्ले में मिल जाएंगी, जिनका जर्जर शरीर वक्त के थपेड़े खाकर धीमे धीमे लयहीन तरीके से गतिमान है, फिर भी ठहरे हुए जल की तरह दिखाई पड़ता है। उनका हर एक पल एक अनजाने अदृश्य भविष्य की ओर जा रहा है, जिसके बारे में तमाम भविष्यवाणी बौद्धिक कलाबाजियाँ और कल्पनाएं बिखर जाती हैं या झूठी साबित होती हैं। मैं जिस अम्मा की बात कर रहा हूँ उसका नाम है मैं नहीं जानता। शायद वे स्वयं भी अभी तक अपना नाम भूल चुकी होगी, क्योंकि जब वह मायके से ससुराल आई तो सास ससुर ने उसे बहू कहकर पुकारा। देवर ने नंद ने भाभी या भावज पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों ने उसके खसम के नाम पर सुकड़ू की बहू नामकरण अनजाने में ही कर दिया था। शुरू के दिनों में सुकड़ू उसका नाम नहीं लेता था। दिन भर तो वह माँ बहन के साए में घिरी रहती थी। देर रात सुकड़ू चुपके चुपके उसकी चरपाई पर पहुँचता था, वह भी चोर की तरह दबे पाँव। कुछ ही देर के लिए उसमें भी डर लगा रहता था, कहीं बहन या माँ जाग न जाए। एक छोटे से आंगन में टीन की छत और लकड़ी के फट्टों को जोड़कर रहने भर की जगह थी। इस थोड़े से वक्त में बात करने की फुर्सत ही कहाँ होती थी। उन दिनों आज की यह अम्मा तो वह थी नहीं, जो घिसट घिसट कर धीमे धीमे कदमों से चलती है, जिसकी गंदी साड़ी सामने से पेट के पास ठुसी रहती है। सण जैसे रूखे बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, मिचमिचे आँखों वाली अम्मा, वक्त की मार से जिसकी एक आँख को छोटा कर दिया है और जिसके सामने एक दांत टूटे हुए हैं। जो एक आध बचा है, वह भी भड़ भूजे की कड़ाही में उछलते मकई के दानों की तरह हिलता है। उस समय की बात ही कुछ और थी। लंबे घने बाल, चंचल गहरी काली आँखें, सांवला सलोना रूप, भरा पूरा शरीर, जिसकी मोहक गंध से सुकड़ू को सम्मोहित कर लिया था। उन थोड़े से पलों को पाने के लिए वह दिन भर कुलाचे मारता था। आज भी उसकी स्मृति में वे थोड़े से दिन ही सबसे अच्छे दिन हैं। भले ही वह थोड़ी देर का साथ होता था, फिर भी भरपूर जिए गए क्षण थे वे। जब पहला बेटा हुआ तो उसका नाम बड़े जतन से शिवचरण रखा गया था। सुकड़ू को भी अब ज़रूरत महसूस होने लगी थी दुल्हन को किसी नाम से पुकारने की, और उसने एक दिन उसे शिबू की अम्मा कहकर पुकार लिया था। शिबू की अम्मा अब सिर्फ अम्मा भर रह गई है। सुकड़ू तो अभी भी शिबू की अम्मा ही कहकर बुलाता है। नाती पोतों से भरपूर पूरा परिवार अम्मा का है। उसके 7वें दशक में पहुंचकर शरीर साथ छोड़ने लगा है। अक्सर बीमार रहने लगी है, जोड़ों के दर्द से परेशान है, फिर भी 10-15 घरों का काम निपटा कर ही घर लौटती है। सफ़ेद कपड़े अम्मा की कमजोरी थे। आज भी जब झाड़ू और टूटा फूटा बदरंग कनस्तर लेकर अम्मा काम पर निकलती है, तो सफ़ेद साड़ी के उसके तन पर लिपटी रहती है। यह समय की मार है कि अब वह सफ़ेद साड़ी सफ़ेद होने का एहसास भर है। सफ़ेद रंग न जाने वक्त के साथ कब पीले मटमैले रंगों में बदल गया, वह समझ नहीं पाई। समझ तो वह ये भी नहीं पाई थी कि समय इतनी तेज़ी से कैसे बदल गया। गांव देहात की लड़की शहर में आकर चौकन्नी हिरनी की तरह हर चीज़ को अचरज से देखती थी। उन दिनों आज सास ससुर का देहांत हुए कई बरस हो गए हैं, लेकिन उसे अच्छी तरह याद है जब पहली बार सास उसे ठिकानों से सलाम की रस्म पूरी करने ले गई थी, तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह भी सास की तरह झाड़ू और कनस्तर हाथ में लेकर दरवाजे दरवाजे घूमेगी। सास ने बाकायदा ट्रेनिंग दी थी कि उसे कैसे दरवाजे पर पहुंचकर आवाज़ देना है, कैसे
कैसे टट्टी में घुसना है, कैसे पानी डालना है, फिर झाड़ू के कितने हाथ दाएं कितने बाएं चलाने हैं, किस घर में किससे किससे कितनी बात करनी है, घर आंगन में कितनी दूर तक जाना है, आंगन में पड़ी किसी चीज़ को नहीं छूना है, कोई चाय पानी दे तो कप या गिलास वापस कहाँ रखना है। हर एक ठिकाने में आंगन के किसी कोने आले या छोटे मोटे पेड़ की टहनी एक आधा कप गिलास सांस में संभल कर रखे थे, जो वक्त ज़रूरत पर काम आते थे। और भी न जाने कितनी बातें सास ने उसे समझाई थी। वह अचरज से सास की कही बातें सुनती थी। गांव के तौर तरीके अलग थे। गांव में तो हाजत फरागत के लिए औरत मर्द सब गांव में बाहर ही जाते हैं। वैसे भी गांव में ज़्यादातर काम खेत खलिहान के ही होते हैं। यह काम उसके लिए एकदम नया था। टट्टियों के दरवाजे खोलते ही उसको सिर भन्ना जाता था। दुर्गंध से अंग्रेज़ों की देखा देखी हिंदुस्तानियों ने भी घरों में पखाने बना लिए थे। उसे यह सब अजीब लगता था। शुरू में सास उसे साथ लेकर ठिकानों में जाती थी। काम वह करती थी, सास पास खड़ी होकर हिदायत देती थी। समय पंख लगाकर उड़ने लगा था। सास उसके काम से खुश थी। इस तरह से उसका ख्याल रखती थी, हर समय साई की तरह उसके साथ रहती थी। एक दिन अचानक सास की तबीयत बिगड़ गई। सास ने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि फिर उठ नहीं पाई। घर बाहर के काम, सारी जिम्मेदारियां शिबू की अम्मा के ऊपर ही आन पड़ी थी। शिवचरण के बाद बिशन और उसके बाद किरण, 3 बच्चों की माँ अब शिबू की अम्मा से अम्मा बन गई थी। ननंद ससुराल जा चुकी थी। घर में रह गए थे कुल 10 प्राणी, सास ससुर, देवर देवरानी, उनकी एक लड़की सुकड़ू और 3 बच्चे। ससुर दिन भर घर में पड़ा खांसता रहता था। देवर कहने को तो एक बैंड पार्टी में बाजा बजाता था, लेकिन शादी ब्याह के दिनों को छोड़कर बाकी समय खाली ही रहता था। इधर उधर घूमकर सारा दिन गुजार देता था। सुकड़ू नगर पालिका में सफाई कर्मचारी था। मामूली तनख्वाह थी। पूरे परिवार का भार सुकड़ू के कंधों पर था। ऊपर से सरदार प्रीतम सिंह का कर्जा, जिसका सूद हर महीने चुकाना पड़ता था। सास ने जो ट्रेनिंग उसे दी थी, उसके सहारे डूबते परिवार को भरोसा मिला था। 10 की जगह 15 ठिकानों का काम पकड़ लिया था अम्मा ने। 5 उसने बिरमदेई से खरीदे थे। किश्तों पर हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देने का वादा कर लिया था उसने। अम्मा के पास सबसे ज़्यादा आमदनी का ठिकाना था चोपड़ा का। चोपड़ा की बड़े बाज़ारों में कपड़े की दुकान थी। अच्छी खासी आमदनी थी। चोपड़ा सुबह घर से निकलता तो रात के 10 बजे ही घर लौटता था। बच्चे भी स्कूल चले जाते थे। मिसेस चोपड़ा दिन भर घर में अकेली रहती थी। अम्मा अक्सर मिसेस चोपड़ा के घर में एक आदमी को देखती थी। शुरू में वह यही समझती थी कि घर परिवार का ही कोई होगा, लेकिन बेहद भेद जल्दी ही खुल गया। एक दिन दोनों जिस स्थिति में देखा, अम्मा का दिल धक रह गया। मिसेस चोपड़ा उसे भोली और अच्छी लगती थी। उस दिन जो कुछ देखा, उसके बाद उसके प्रति अम्मा के मन में एक अजीब सी नफरत पनपने लगी थी। मिसेस चोपड़ा ने उनकी तनख्वाह के 5 रुपये बढ़ा दिए थे। उस रोज के बाद बाकी ठिकानों से उसे सिर्फ 5-5 रुपये ही मिलते थे। मिसेस चोपड़ा 10 रुपये देने लगी थी। वैसे मिसेस चोपड़ा थी खुशमिजाज, खूब बातें करती थी, दुनिया जहान की बातें। अम्मा मुंह बाएं सुनती थी। जिस रोज़ मिसेस चोपड़ा अकेली होती थी, अम्मा को चाय पीने के लिए रोक लेती थी। आंगन में खड़े अमरूद के पेड़ पर अम्मा का एक कप रखा रहता था। चाय पीते पीते अम्मा सोचती कि चोपड़ा बहन जी इतनी अच्छी हैं, फिर भी एक पराये मर्द के साथ छी छी कहते हुए भी शर्म आती है। एक रोज़ जब अम्मा उसके घर पहुंची तो मिसेस चोपड़ा बाथरूम में थी। वह आदमी बेडरूम में बैठा हुआ था। अम्मा ने आवाज़ देकर कहा, बहन जी पानी डाल दो, सफाई हो गई है। मिसेस चोपड़ा ने बाथरूम से ही आवाज़ देकर कहा, विनोद प्लीज़ एक बाल्टी पानी जमादारनी को दे दो, मैं सिर धो रही हूँ, देर लगेगी बाथरूम में निकलने में। बाल्टी नल के नीचे लगी है।
वह उठा और पानी की बाल्टी अम्मा के सामने लाकर रख दी। मुस्कुराकर अम्मा को देखा। अम्मा ने पानी डालने के लिए हाथ का इशारा किया। विनोद ने टट्टी में पानी डालने के बजाय अम्मा के कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा। अम्मा इस हरकत से हड़बड़ा गई, चीखकर बोली, क्या करते हो ये? छोड़ो। छूटने के लिए कसमसाने लगी। विनोद ने दबाव बढ़ा दिया और कसकर अपने सीने से भींच लिया। अम्मा को लगा जैसे आदमखोर ने उसे दबोच लिया है। ये बंधन ढीला करने के लिए जोर लगा रही थी। जैसे ही पकड़ कुछ कम हुई, झटका देकर उसने खुद को मुक्त कर लिया। हाथ में थमी झाड़ू की मुठ पर हथेली कस गई। पूरी ताकत से झाड़ू का वार सीधा उसकी कनपटी पर किया। चोट लगते ही वह हड़बड़ा गया और बेडरूम की तरफ भागा। अम्मा लगातार उसे पीटते हुए बेडरूम में घुस गई। वह नीचे फर्श पर गिर पड़ा था। अम्मा की झाड़ू सड़ाक सड़ाक उस पर पड़ रही थी। मुंह से गालियां फूट रही थी। चीख पुकार सुनकर मिसेस चोपड़ा अर्धनग्न अवस्था में बाथरूम से बाहर आ गई। बेडरूम का दृश्य देखकर भौंचक रह गई। विनोद को बचाने के लिए दौड़ी। रुको, ये क्या कर रही हो? रुको, मत मारो उसे। मिसेस चोपड़ा ने उसके हाथ से झाड़ू छीनने की कोशिश की। अम्मा ने उसे भी धक्का देकर पीछे धकेल दिया। 2-3 वार और किए। रुककर बोली, बहन जी, इस हरामी के पिल्ले से कह देना हर एक औरत छिनाल ना होवे है। अम्मा की आंखों में लाल सुर्ख डोरे अंगारों की तरह दहक रहे थे। गुस्से में शरीर कांप रहा था। अम्मा का सांवला रंग और गहरा हो गया था। विनोद की वहशियत ठंडी पड़ चुकी थी। झाड़ू की मुठ का एक तगड़ा हाथ उसकी आंख पर पड़ा था। आंख के आसपास नीले रंग का बड़ा सा घुमड़ उभर आया था, जिसे हथेली से दबाए हुए फर्श पर औंधा पड़ा था। अम्मा ने कनस्तर उठाया और दनदनाते हुए बाहर निकल गई। अगले दिन उसे चोपड़ा का ठिकाना सस्ते दामों हरदेई को बेच दिया। साथ में पूरी घटना भी उसने हरदेई को विस्तार में सुना दी। हरदेई बदजबान औरत थी। गालियाँ तो उसके मुंह में धारा प्रवाह फूटती थी। गाली के बगैर उसका कोई वाक्या ही नहीं बनता था। पूरा किस्सा सुनकर अम्मा से बोली, तू तो मूर्ख है नासपीटी। अपनी माँ के सार के कुटट्टी में घसीट लेती। पहले उतरवाती उसके कपड़े कि ओ तुझे करवा दूँ मसूरी की सैर, फिर करवाती उससे भिगनी का नाच। झाड़ू से पीट पीट कर साले कुत्ते को सड़क पे ले आती। जुलूस निकाल कर जात चोट्टे की जीव गणपति का हिलाता। सड़क पे दौड़ता, भूल जाता सारा इश्क और वह चौपड़ी। ऐसी लुगाइयों का इलाज मैं जानू हूँ। ये ले थाम लोटा। इब कल मैं चौपड़ी मेरी साली 2-2 बच्चों की माँ होके इश्क करे है। अम्मा ने 20 रुपये में चोपड़ा ठिकाना बेचकर राहत की सांस ली। चोपड़ी को 20 रुपये में बेच देने की खबर जब अम्मा की सास को मिली तो घर में कोहराम मच गया। सास ने चीख कर पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लिया। अरे नासपीटी करमजली, मेरे मरने के बाद ही कर लेती। इस चोपड़ी के बात एहसान है मारे ऊपर। वक्त कुवक्त जीव भी ज़रूरत पड़े थी मदद करी है उनने। इबते नहीं बरसों ते मैं वहाँ जाती थी। वो ख़ानदानी लोग हैं, म्यारे जैसे तो उनकी जेब में पड़े हैं। और तू लाट साहबनी इतनी बड़ी हो गई कि उसे ही बेच के आ गई। वो भी उस हरामजादी हरदेई को मैं अच्छी तरिए जा पिछाड़ूँ उसे। उनने ही कोई पट्टी पढ़ाई होगी तन्ने। वो तो बहुत दिनों से उस ठिकाने को कब जाने की फिराक में थी। अरे एक बार मन ने तो पूछ लिया होता। सास ने रो रो कर ही हलकान कर लिया था। अम्मा चुप्पी सीधे सास का रोना कल्पना सुनती रही, लेकिन चौपड़ी के घर हुए हादसे की कोई चर्चा ना की। 2-4 दिन रो धोकर सास तो चुप हो गई, लेकिन एक दिन सुकड़ू ने भी चर्चा छेड़ दी। उस रोज़ नगर पालिका में तनख्वाह बटी थी। सुकड़ू बहुत दिन बाद देसी दारू का पौवा चढ़ाकर आया था।
तनख्वाह अम्मा के हाथ पर रखते हुए बोला, ये ले रुपए, पर एक बात कान खोल के सुन ले शिबू की अम्मा, तूने यो अच्छा नहीं करा। जी माँ जी दुखाया, ये ठिकाने माँ कितने जोड़ तोड़ करके घेरे थे। घर का सारा टीम टब्बर इन्हीं तो चला करे था, बापू तो कुछ करे ना था। माँ ने बहुत बुरा टेम निभाया इन ठिकानों के भरोसे। रोटी पानी कपड़ा लत्ता सब कुछ आवे था। बहन का जब ब्याह हुआ तो इस चौपड़ी बड़ी मदद करी थी, उसे तू बेच के आ गई। तूने अच्छा नहीं किया शिबू की माँ, जा माँ से माफ़ी मांग ले और 20 रुपये दे के हरदेई से चौपड़ी जैसी बिरबानी स्त्री ढूंढे से भी ना मिलेगी। जितनी सूरत से खूबसूरत वैसी ही सीरत से भली। शिबू की अम्मा को चुप देखकर सुकड़ू ने ज़ोर से कहा, तू चुपचाप धो माई बन के बैठी रह, मेरी बात सुन रही है। अम्मा खामोशी से सुकड़ू का वार्तालाप सुन रही है। उसके मन में अजीब सा शोर उठ रहा था जिसने वह अनसुना नहीं कर पा रही थी। वह नहीं चाहती थी उस हादसे के कारण घर में कलेश हो। अनेकों बार उसने अपने भीतर उठते शोर को सुना, लेकिन हमेशा खामोश रही। अब तो भीतर न जाने कितने जख्म भर गए थे। पुरानी यादों को जब अम्मा कुरेदने बैठती तो उसके रोम रोम कांप उठता है। अपनी यादों की तरह ही उसने मन की तमाम इच्छाओं को भी मायके के साथ आए मटमैले टीन के ट्रंक में बंद कर दिया था। बस बच्चों की परवरिश में लगी रही, बिना किसी शिकवे शिकायत के। शिवचरण को उसने मोहल्ले में स्कूल में ही डाल दिया था। उसके 1 साल बाद बिशन को और फिर किरण को स्कूल भेजने लगी थी। बनिए बामनों की नकल पर उसने बेटी का नाम किरण लता रखा था। घर में सभी उसे किरण कहते थे, लेकिन अम्मा हमेशा किरण लता कहकर बुलाती थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे उनके खर्चे भी बढ़ रहे थे। घर तो वैसे ही खींच तान कर चलता था, ऊपर से उनकी किताबें कॉपियाँ का खर्च और बढ़ गया था। शिवचरण हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई फरमाइश ले आता था। बिशन अपने चाचा पर गया था, वैसा ही नैन नक्श, वैसी ही आदतें। दिन भर फिल्मी गाने और शीशे के सामने खड़े होकर बनना संवरना। कभी ढोलक लेकर बैठ जाता तो कभी हारमोनियम। अम्मा जब भी उसे गाना गाते या हारमोनियम बजाते देखती तो उसका खून खोल उठता। मैं कितनी दफ़े तेने समझाऊं, समझा के हार गई। तैने नाचनिया नहीं बनना है अपने चच्चा की तरिए। सड़कों पे बैंड बाजे वाले की गैल पे करता घूमेगा। उसकी हालत देखी है, फेफड़े में जान ना है उसके, सांस घोंकनी की तरिए चले है और तू उसकी लैब पे चल रहा है। पढ़ लिख के आदमी बन जा, किसी दफ्तर में क्लर्क नहीं तो चपरासी ही लग जाएगा। इस गंदगी से तो दूर जाएगा। जहाँ ने टेक की रोटी ढंग से मिले है, सरदार प्रीतम सिंह आके पहले खड़ा हो जावे। घर बाहर कहीं भी 2 घड़ी का चैन ना है, रोज रोज की किटकट। बस ये है जिंदगानी है कि कोई धोरे भी ना बैठे हुए, जैसे छूत की बीमारी लग जावेगी। अम्मा का गला भर्रा आया था। शिवचरण किताबों का बस्ता खोल के बैठ गया था। किरण लता अम्मा के चाय बनाने लगी थी। बिशन ने इधर उधर देखा, कहीं कोई सहारा ना था जो अम्मा के गुस्से से बचा सके। चुपचाप जाकर पढ़ने बैठ गया। किरण लता को अम्मा ने कभी डांटा नहीं, हमेशा कहती थी पराए घर जाएगी, पता नहीं कितने दिन का साथ है, इसे क्या डांटना। 2 आकर सीख लेगी तो कम से कम अपने सुख दुख की खबर तो दे पाएगी। चिट्ठी के 2 हर्फ लिखवाने के लिए दूसरों का मुंह ताकना ना पड़े। और बेटी तो वैसे ही लक्ष्मी होवे। अम्मा ने बच्चों को हमेशा झाड़ू के काम से दूर रखा, यहाँ तक कि हारी बीमारी में भी बच्चों को ठिकाने पर नहीं भेजा। ये अम्मा की जिद थी। सास ससुर या जात बिरादरी के लोग टोकते थे, कहते थे ना मैं अपने जात को बच्चों को इस गंदगी में ना धकेलूँगी, मेहनत मजदूरी कर लूँगी, पर उनके हाथ में झाड़ू ना दूँगी। शिवचरण 10वीं पास करते ही नगर पालिका में क्लर्क की जगह एक एफजी का काम करने लगा था। यह काम उसे
एक ठेकेदार के ज़रिए मिला था। जो भी वेतन मिलता था उसमें वह 20% ठेकेदार को देने पड़ते थे। ठेकेदार को देने के बाद जो भी बचता था वह अम्मा के हाथ में थमा देता था। अम्मा को विश्वास होने लगा था कि दिन पलटेगा। नगर पालिका में शिवचरण ने अपनी जगह बना ली थी। थोड़ी बहुत नेतागिरी भी वह करने लगा था। उस दिनों शहर में एक मजदूर नेता का बड़ा रौब दबा था। शिवचरण उसके पीछे लग गया था। जब भी उसकी मीटिंग होती या जुलूस निकलता, शिवचरण उसमें बढ़ चढ़कर सक्रिय हो जाता। झंडे लगना, पर्चे बांटना, नारे लगाना, ये सारे शिवचरण करता था। थोड़ा बहुत भाषण देना भी उसने सीख लिया था। उसका फ़ायदा शिवचरण को ये हुआ कि नगर पालिका के तंत्र में उसकी घुसपैठ होने लगी थी। कई अफसरों बाबुओं से संपर्क बनाने में उसे सफलता मिल गई थी, जिसके फलस्वरूप काम ठेकेदार कराता था वह अब शिवचरण कराने लगा था, जिससे उसकी आमदनी बढ़ गई थी। आदमी जब आदमखोर हो जाता है तो फिर अपना पराया नहीं देखता, बस उसे खून चाहिए। शिवचरण के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सगे संबंधी हो या जात बिरादरी के अन्य लोग कभी भी काम कराने के बहाने कमीशन लेने लगा था। अपने पराये का कोई भेद उसने नहीं किया था। लोग कहते थे कि उसकी आंख में सूअर का बाल है। उसकी बढ़ती आमदनी देखकर भी अम्मा समझ नहीं पाई थी। सुकड़ू नगर पालिका में ही काम करता था, फिर भी उसे शिवचरण के काम के बारे में कभी अम्मा से चर्चा नहीं की थी। एक दिन हरदेई की बहू चोपड़ा के ठिकाने का काम निपटाकर जैसे ही गली में आई, सामने से अम्मा को आके देखकर ठिठक गई। बहुत आदर भाव दिखाते हुए बोली, अम्मा जी तुम अभी भी काम करो हो, अब तुम्हें के कमी है। जेठ जी तो भतेरा बहुत कमावे हैं। रामकिशन को नौकरी दिलवाने के 3,000 लिए थे, सभी जाने हैं। बहू तू किसकी बात कर रही है? शिवचरण की। उनने 3,000 लिए, तन्ने कहाँ से सुन लिया? अम्मा ने अचरज से कहा। अम्मा जी अनजान ना बनो, जिब घर में गड्डी लौट आवे हैं तो भी पता हो जावे है। फिर तुम तो माँ हो, घर की मालकिन। हमने तो सुना है उसी सारे पैसे थारे ही हाथ में लाके देवे। इब तो वही कहावत हो गई, दुनिया की लुट्ठो भी और भले भी बने रहो। हरदेई की बहू चिंगारी लगाकर आगे बढ़ गई। अम्मा का चेहरा फक्का पड़ गया था। उस वक्त वह कुछ बोल नहीं पाई थी। शाम को शिवचरण के आते ही अम्मा को साफ साफ कह दिया था, शिबू आजकल तू जो करे है ठीक ना है। जो मैंने पता होता कि तू इस तरीके का पैसा कमावे है तो मैं तेरे पैसे को हाथ भी ना लगाती। तैने पढ़ा लिखा दिया, तेरी शादी करवा दी, मेरा काम ख़त्म। अच्छा इंसान बन सकी या मेरा कसूर? कल से तू अपना चौका चूल्हा अलग कर ले। मैंने न खानी इस कमाई की रोटी, अलग रह, चाहे किसी ने लूट या मार, मेरे से कोई मतलब नहीं। शिवचरण मुँह बाएं अम्मा की बात सुनकर रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मा कह क्या रही है। अचानक अम्मा को क्या हुआ है, उसने पूछ ही लिया, अम्मा बात क्या है? मैं कोई चोरी करके पैसा लाता हूँ। वह ठेकेदार इतने सालों से यही काम कर रहा था। इतनी बड़ी कोठी उसने बना ली है, मैं करने लगा तो इसमें बुराई क्या है? मैं मेहनत करता हूँ तो लोग खुशी से देते हैं। मैं किसी को नाजायज़ दबाकर तो कुछ नहीं लेता। बुराई की बात करे है शिबू, बुराई तो किसी का गला काटने में भी ना है, बुराई तो डाका डालने में भी ना है, सूद पे रुपया चलाने में भी ना है। पर बेटे करके उनकी भी तो सोच, जो अपने जातकों के मुँह को कोर छीन के अपनी मेहनत की कमाई तेरे हाथ में धर देवे हैं। ना बेटे ना, कभी सोचा ना। उसी दुर्दशा पे कैसे जीवे हैं वह लोग। अम्मा का गला भर आया था। अम्मा दुर्दशा तो यह लोग अपने आप करे हैं। 2 पैसे घर ले जाने की बजाय दारू पीवे हैं, सट्टा खेले हैं। शिवचरण ने तर्क दिया। ठीक कहता है बेटे, जो तेने स्कूल ना भेजा होता तो तू भी उनकी तरिए होता। रही दारू की बात, दारू तो तू भी पीवे है।
आज तेने मुफ्त की मिले हैं तो पीवे हैं, कल जिब ना मिलेगी तो खरीद के पीवेगा। जब लत पड़ जा ना फेर ना देखे कि बच्चे भूखे हैं या बीमार पड़े हैं। समझ में जो आवे तू कर, मैंने ना चाहिए तेरी यो कमाई। कहते हुए अम्मा उठकर घर के काम में लग गई। उसे लगातार यह दर्द सता रहा था कि उसकी कोख में एक आदमखोर ने जन्म लिया है जो अपनों को ही खा रहा है। बिशन की नौकरी कुछ देर से लगी थी। इंटर पास कर लिया था उसने। नौकरी के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटका था वह, कभी कंडक्टरी की तो कभी सिनेमा घर में टिकट बेचने, कभी ठेकेदार के साथ सुपरवाइजरी की। काफ़ी थक हार कर एक दफ्तर में क्लर्क हो गया था। वेतन कम था फिर भी तसल्ली थी। उस रोज़ अम्मा को लगा था कि उसकी मेहनत सफल हो गई है। बिशन की नौकरी लगते ही उसने किरण और बिशन दोनों के ही हाथ पीले कर दिए थे। दोनों शादियों में सरदार प्रीतम सिंह से कर्जा लेना पड़ा था। किरण और दुल्ला फौज में था। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था फिर भी शक्ल सूरत ठीक थी। बिशन की दुल्हन 8वीं पास थी। आज जहाँ अम्मा खड़ी है वहाँ से जब मुड़कर देखती है तो पीछे सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। न जाने कितने उतार चढ़ाव देख चुकी है अम्मा। बिशन के लड़के मुकेश ने उसके सीने में जो फफोला दिया है वे शायद सबसे गहरा जिसने अम्मा को सदमा पहुंचाया है। मुकेश ने एमए कर लिया था लेकिन नौकरी का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं था। काफ़ी भाग दौड़ जोड़ तोड़ के बाद भी नौकरी नहीं मिली थी। मुकेश को लेकर घर में तनाव रहने लगा था जिसके कारण वह कई दिन घर ही नहीं आता था। बिशन की परेशानी बढ़ने लगी थी। खोजबीन करने पर पता चला वह एक स्कूल में टीचर के घर पड़ा रहता है। स्कूल टीचर अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ पति से अलग रहती थी। देखने में आकर्षक एवं जवान थी। मुकेश ने कहीं मुलाकात हुई थी। वह मुलाकात घनिष्ठता में बदल गई थी। एक ऐसा रिश्ता दोनों के बीच बन गया था जिसे वह कोई नाम नहीं दे पाए थे। रोज रोज के तनाव से भागकर वह टीचर के पास पहुंच जाता था सुकून ढूंढने। शुरू में मुकेश ने आकर्षक व्यक्तित्व ने टीचर को खींचा था। अकेलेपन से उबकर वह मुकेश के बाहुपाश में सिमट गई थी। कुछ ही मुलाकातों के बाद ये आकर्षक ज़रूरतों में बदल गया था। 2 बच्चों को दिन भर संभालने के लिए कोई तो घर में होना ही चाहिए। टीचर सुबह 8 बजे स्कूल चली जाती थी और मुकेश दिन भर बच्चों को संभालता था। रात में वह 10 साढ़े 10 से पहले घर नहीं लौटता था। एक दिन जब वह रात में देर से लौटा तो बिशन ने मुकेश को डांटकर पूछा, आजकल इतनी देर कहाँ रहते हो? सुबह मुँह अंधेरे घर से निकलते हो, रात में लौटते हो। मुकेश ने टालने का प्रयास किया लेकिन जब बिशन ने सख्ती दिखाई तो मुकेश तमाम बहाने लड़खड़ाने लगा। बिशन को उसके और टीचर के बीच चल रहे रिश्ते की भनक पहले लग चुकी थी। बिशन ने गुर्राकर तीखी आवाज़ से कहा, ये स्कूल टीचर का क्या चक्कर है? स्कूल टीचर का नाम सुनते ही मुकेश सक पका गया। बिशन की आवाज़ सुनकर अम्मा भी आ गई थी। मुकेश सिर नीचे किए चुपचाप खड़ा था। बिशन के किसी सवाल का उत्तर उसने नहीं दिया था। बिशन का पारा चढ़ गया। गुस्से से चीखकर बोला, कुछ लाज शर्म हो तो इसी वक्त निकल जा यहाँ से। तड़ तड़ करके 2-3 थप्पड़ मुकेश को जड़ दिए। अम्मा बीच बचाव करके मुकेश को अलग ले गई। बिशन अभी भी चिल्ला रहा था। अम्मा ने मुकेश को अपने पास बैठाकर पूछताछ की। अम्मा के सामने उसने सब कुछ उगल दिया। अम्मा को लगा सामने उसका पोता नहीं, मिसेस चोपड़ा के बेडरूम में विनोद बैठा है। उसकी आंखों में अजीब सी वितृष्णा भर गई। वह कुछ नहीं बोली, गहरी सांस ली और लेट गई। मुकेश कब उठकर गया पता ही नहीं चला। सुबह शिवचरण की बहू ने आकर कहा, अम्मा जी मुकेश का ब्याह कर दो, सुबह का भूला लौटकर घर आवेगा। अम्मा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ना बहू, किसी निर्दोष बच्ची को इस सांड के गले में ना बांधूंगी। जब आदमी को बासी गोश्त का चस्का लग जावे है तो ताजी गोश्त को हाथ भी ना लगावे।
मैं जीते जी किसी गरीब की बेटी को जानबूझ के गड्ढे में ना ढकेलूँगी। अम्मा ने लंबे लंबे सांस लिए, जैसे पीड़ा से उभरने का प्रयास कर रही हो। सुबह की रोशनी छत पर उतर आई थी। अम्मा ने झाड़ू और कनस्तर उठाया और ठिकानों की तरफ चल दी। उस रोज़ वह शाम तक घर नहीं लौटी, दिन भर बाहर ही रही। मुकेश के चले जाने से उसे गहरा सदमा लगा था। शाम को जब वह लौटी तो शरीर थककर चूर हो गया था, सांस उखड़ी हुई थी। उसकी हालत देखकर सभी घबरा गए थे। बिशन ने उसे चारपाई पर लिटाया हुए पूछा, अम्मा सुबह से कहाँ थी? सब जगह ढूंढ लिया, यहाँ सब परेशान थे। अम्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसे चुप देखकर बिशन ने कहा, अम्मा ये ठिकानों का काम छोड़ो, अब मैं आपके शरीर में ताकत कहाँ है? और वैसे भी आप इतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत क्या है? घर तो चल रहा है। अच्छा नहीं लगता अम्मा, आप गंदगी ढोने जाती हैं, लोग देखते हैं तो शर्म आती है। बेटे बिशन, तेने और तेरे जातकों ने शर्म आवे इसलिए तो पढ़ाया लिखाया, थारे सबके हाथ में झाड़ू टोकरा छुड़ाया। मेरे बाद इस घर की कोई बहू बेटी ठिकानों में नहीं गई, सिर्फ इसलिए कि तुम लोग इज्जत से जीना सीखो। ऐसा कोई काम न करो जिससे सिर नीचा हो। कहीं कमी रह गई है तो बेटे, जो तेरा मुकेश झूठन पर मुंह मारने गया, वह भी नौकर की तरह उसके बच्चों को संभालने इज्जत का ब्याह कर घर ले आता। भले ही दो जातकों की माँ है, मेरा दिल खुश हो जाता, अपनी बहू बना के रखती, पर ये तो ठीक ना है। अच्छा नहीं करा उनने। अम्मा का गला भर्रा गया, वह रोने लगी। जब आंसू रुके तो फिर बोली, तेरे बापू रिटायर हुए तो जो पैसे मिले थे उनसे सरदार का कर्जा उतार दिया, जो जिंदगानी ठारे ही भरोसे है। जब किरण लता अपने जातकों को लेके आवे तो उसके खाली हाथ पे कुछ रखने के लिए मेरे पास कुछ ना होना चाहिए। कब तक तेरे से मांगूंगी? ना बेटे ना, उस सुख की खातिर तुझे काम करना पड़ रहा है तो आखिरी सांस तक करूंगी, पर किसी के आश्रित ना रहूंगी। अम्मा की आंखों में गहरे पानी की झील उब आई थी, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थीं, जैसे तमाम जख्म पर भी फिर से हरे हो गए हैं। अम्मा का टूटा फूटा कनस्तर और झाड़ू दीवार के सहारे टिके मुंह चिढ़ा रहे